How many buses are there? Sir, three What are buses. three Three buses? buses are there. Slack bus, ये दरमियान वाली बस का नाम मुझे भूल रहा है, और एक लोड बस थी. लोड बस में क्या क्या चीजें डिफाइन होती हैं? सर पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर डिफाइन होती है. गुड. और क्या चीज डिफाइंड नहीं होती है? टोटल कितने वेरिएबल्स हैं बेसिकली? सर टोटल 4 वेरिएबल्स हैं. वोल्टेज और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का फेज एंगल डिफाइन नहीं होता लोड बस में. ठीक है, ठीक है, लेकिन रियल एंड रिएक्टिव पावर डिफाइन होती है. जी जी बिल्कुल. स्लैक बस में क्या चीज डिफाइन होती है? सर स्लैक बस में वोल्टेज और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और रियल पावर डिफाइन होती है, और ठीक है, गुड. रिएक्टिव पावर और उसका वोल्टेज का एंगल डिफाइन नहीं होता. एंगल डिफाइन नहीं होता है, और एक और चीज भी डिफाइन नहीं होती है रेगुलेटेड बसेस बसेस पे. दैट इज द रिएक्टिव पावर. जी सर, रिएक्टिव पावर नहीं डिफाइन होती. Reactive power and the magnitude of the voltage, bus voltage, these two are defined, but reactive power and the phase angle of the voltage are not defined. ओके, और उसके बाद फिर हमने बात की कि हम इक्वेशन, नोडल इक्वेशन हम लगा सकते हैं किसी भी बस पे. ठीक है, और ith बस जो है उसमें जो करंट इंजेक्ट हो रही है, करंट गोइंग टुवर्ड्स द ith बस, that is given to us by this equation. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था इसको थोड़ा सा आप लोग जाके देख लें, तो होपफुली आपने देखा होगा कि आई बस की इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. आई बस में जो करंट आई बस की तरफ जा रही है, सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स आई बस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द बस. ठीक है, तो आई बस जो है जो करंट उसकी तरफ आ रही है, ठीक है, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द बस. और उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम हमने बात की कि बिकॉज दिस करंट गोइंग टुवर्ड्स आई बस, ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. तो पी आई प्लस जे क्यू आई इज इक्वल टू वी आई आई स्टार. ठीक है, और यहाँ से आई बस की जो करंट है, दैट उसकी तरफ जो जा रही है करंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार. इस इक्वेशन से मैं आई निकाल सकता हूं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आई को मैं, आई बस की जो करंट है, दैट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज द करंट आई बस की जो आई है. ठीक है, और इसको फिर मैं लास्ट टाइम हमने बात की कि इसमें से आपको याद होगा कि इसमें बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड द वोल्टेजेस और डिफरेंट बसेस. ठीक है, वो बसेस की जब हम वोल्टेजेस निकालेंगे, तो उसको फिर हम वी आर गोइंग टू यूज गॉस सेडल मेथड. और गॉस सेडल मेथड, इफ यू रिमेंबर, इसमें अगर हमारे पास कोई टू इक्वेशंस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, टू फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें से हर इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, बाकी रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग the variable that you have shifted towards left side, those variable appear on the right hand side. मसलन अगर पहली इक्वेशन आपके पास है x1 plus x1 x2 is equal to 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं x1 is equal to minus x1 x2. ठीक है, सो एन इक्वेशन, उसमें से अगर दूसरी इक्वेशन मेरे पास है x1 x1 plus x2 स्क्वायर है, ठीक है, x2 स्क्वायर इनटू x1 है फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं लिख सकता हूं, या इसको थोड़ा सा मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं. यानी दूसरी इक्वेशन अगर हमारे पास है x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 है, तो दूसरी इक्वेशन में से फिर x2 को वेरिएबल को मैं लेफ्ट पे रखूंगा, बाकी जो कुछ है उसको फिर मैं राइट साइड पे फेंक दूंगा. तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x1 फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे x1 होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे. अब इसमें हम क्या करते हैं फिर, ऑफ कोर्स उसमें से x1 और x2 की कोई इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल एस्टिमेट्स हम एज्यूम करते हैं, और वो एस्टिमेट्स हम दोनों इक्वेशंस पे रखते हैं, और उसके बाद न्यू वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 दोज आर डिटरमिन्ड, ठीक है, विच आर मोर क्लोजर टू द एक्चुअल x1 एंड x2. ठीक है, जो कि अगर ये ऑफ कोर्स एल्गोरिथम इज गोइंग टू कन्वर्ज, अगर ओरिजिनल
जो गेस है दैट इज वेरी क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, उस सूरत में जो नया एस्टिमेट आएगा वो पुराने एस्टिमेट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर ऑफ कोर्स डाइवर्ज कर रहा है, अगर आपका इनिशियल एस्टिमेट जो है दैट इज नॉट वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की, ऑफ कोर्स दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दैट वी यू हैव, ठीक है। अगर उसके करीब नहीं आ रहे नेक्स्ट वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू, इसका मतलब है ये डाइवर्ज कर रहा है आपका फंक्शन। एनीवे, सो गॉस सेडल मेथड में इक्वेशन 1 को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल 1 को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, बाकी उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। इक्वेशन 2 में जो दूसरा वेरिएबल है x2 है फॉर एग्जांपल, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बसेस हैं इसमें फिर हम क्या करते हैं, ये बस 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पे I1 होगा एंड हियर वी विल हैव V1, यहाँ पे होगा V1 माइनस V1, ऑफ कोर्स दिस टर्म विल बी नो मोर देयर, और यहाँ पे V1 माइनस V2, देन V1 माइनस Vn, ये सारी टर्म्स होगी। उसमें से फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें से जो एक V1 वाली जो टर्म होगी V1, ठीक है, इसमें आइसोलेट करूंगा और उसको फिर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने कंपैक्ट फॉर्म आई बस के लिए मैंने कंपैक्ट फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी है। तो इसमें से जिस तरह मैंने आपको बताया गॉस सेडल मेथड इस्तेमाल करना, तो इस I1 को मैं आइसोलेट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा। सो व्हाट आई गेट इज फॉर आई बस आई विल हैव VI इज इक्वल टू PI schedule, forget about the superscript at this moment, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। फिर मैं कहूंगा कि ये सुपरस्क्रिप्ट को आप भूल जाएं, इस इक्वेशन को मैं रिफ्रेज कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर ith बस। इसी तरीके से अगर 10 बसेस हैं तो हर बस के लिए मैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 और V10 इस तरह की मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। और ये फिर नॉन लीनियर है बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड VI appears in the ये जो क्वांटिटी है 1/VI के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन, सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग एन इटरेटिव टेक्निक सच एज गॉस सेडल मेथड, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा है कि गॉस सेडल मेथड की मदद से इसको सॉल्व कर सकें। इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें फिर हम गॉस सेडल मेथड में क्या करते हैं, इस साइड पे हम प्रीवियस करंट अगर हमने वैल्यू निकाल दी है तो प्रीवियस वैल्यूज को केथ इटरेशन पे जो वैल्यूज हैं उसको राइट हैंड साइड पे पुट करते हैं, और केथ +1 इटरेशन पे उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हर बस के लिए, अगर 10 बसेस हैं तो हर बस की V1, V2, V3, V10 की जो केथ +1 वैल्यू जो होगी, वो केथ उसकी जो वैल्यूज आपने निकाली वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो केथ +1 की वैल्यू आ जाएगी। जब सारे वैल्यूज आ गई उसको फिर हम राइट साइड पे, इसको आप देख ले, हम जब ये एक ith बस के लिए निकालते हैं तो फिर jth बस में फिर हम क्या करते हैं, बाकी वेरिएबल्स तो पुराने वाले रखते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट एस्टिमेट जो प्रीवियस जो लेटेस्ट आपने एस्टिमेट किया वो पुट करते हैं। गॉस सेडल मेथड को देखें, बेसिकली शायद मैं जुबानी इस तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, तो गॉस सेडल मेथड और जैकोबीज मेथड का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। एनीवे, द मेन जो इसका जो है वो ये है कि राइट हैंड साइड पे हम एक वैल्यूज हम पुट करते हैं, वहां से लेफ्ट हैंड साइड निकल आती है, फिर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को दोबारा हम राइट हैंड साइड पे पुट करते हैं, ठीक है, फिर दोबारा लेफ्ट साइड की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं विच आर मोर क्लोजर टू द ट्रू टू द सॉल्यूशन ऑफ आवर नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। वंस you have these bus voltages, ठीक है, then we can also find the real power and reactive power of the buses, ठीक है। लोड बसेस के लिए ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी नो द रियल एंड रिएक्टिव पावर फॉर द लोड बसेस, तो उसके लिए K+1 और K+1 निकालने की जरूरत नहीं है, उनकी एक्चुअल वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। इसी तरीके से जनरेटर बस है, उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, तो ये फिर हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम QIK+1 हम निकाल सकते हैं, यानी बाकी जो बसेस की जो वोल्टेजेस IK+1 आपने निकाले हैं सारे बसेस की, उसके बेस पे QIK+ हम निकाल सकते हैं। किसके लिए निकाल सकते हैं, जनरेटर बस के लिए, ठीक है। लेकिन इफ यू रिमेंबर स्लैक बस थी, उसके लिए रियल पावर वाज नॉट डिफाइंड, फॉर स्लैक बस रिएक्टिव पावर वाज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इफ वी फाइंड द बस वोल्टेजेस
for all the buses, if we estimate the bus voltages for all the buses at k plus 1 iteration, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लैक बस के लिए रियल पावर जो होगी वो कितनी स्लैक बस प्रोवाइड करेगी और रिएक्टिव पावर कितनी स्लैक बस प्रोवाइड करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका साइन क्या आता है उसके बेस पे फिर स्लैक बस जो है रियल पावर या रिएक्टिव पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगी वो आ जाएगी। और ये इक्वेशन कहां से आ गई, इट्स वेरी सिंपल, इट इज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है बेसिकली I1 स्टार, इसको आप ये बस के लिए आप इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी PI प्लस JQI, ठीक है, और इसका फिर ऑफ कोर्स इट्स रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है, पहले मैं इसको यहाँ पे I स्टार यहाँ पे मैं इसका स्टार करके इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है, उसके बाद VI के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक टर्म आ जाएगी, ठीक है, या इसको मैं इस तरीके से भी, ये यहाँ पे लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी हुई है, उसको कम्पैक्ट फॉर्म में बेसिकली इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, इसमें से VI स्टार को राइट हैंड पे साइड पे ले जाऊंगा तो ये ऑफ कोर्स इट विल मल्टीप्लाई विद द अदर टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, और VI स्टार को राइट हैंड साइड पे फेंकने के बाद राइट हैंड साइड का अगर रियल पार्ट ले लो तो ऑफ कोर्स दैट इज PI, और उसका इमेजिनरी पार्ट ले लो तो दैट इज माइनस QI, ठीक है, ये PI और QI बेसिकली इसको VI को स्टार को राइट हैंड साइड पे डाल दिया और उसके बाद जो प्रोडक्ट था उसका फिर मैंने क्या कर दिया, रियल पार्ट ले लिया तो PI आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे V's की वैल्यूज जो हैं वो मैं के इटरेशन पे जो मैंने एस्टिमेट की थी, ठीक है, वो अगर वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूं फॉर एग्जांपल, तो फिर मेरे पास k प्लस 1 इटरेशन पे जो इसकी रियल पावर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये जो रिएक्टिव पावर है k जो क्या चीज थी, इटरेशन है, उस पे बस की वोल्टेजेस मैंने एस्टिमेट की थी, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट द reactive power that is being supplied by the generator connected with the slack bus, ठीक है, or the reactive power that will be absorbed by the generator connected with the slack bus. Is it clear? So जिन बसेस के लिए ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी चीज अननोन है तो kth इटरेशन पे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं बस वोल्टेज, उनकी मदद से वो जो बसेस हैं जिनमें ये वैल्यूज अननोन है उनके लिए k प्लस 1 इटरेशन में इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक मसला है, क्या मसला है, मसला ये है अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है फॉर एग्जांपल वो मैंने लिखी है किस बस के लिए लिखी है, मैंने लिखी है लोड बस के लिए, ठीक है, लोड बस के लिए ये चीज तो ऑलरेडी मुझे पता है, P स्केड्यूल मुझे पता है और Q स्केड्यूल मुझे पता है, गिवन है मुझे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक्चुअल वैल्यूज है, ये तो एस्टिमेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो जो लोड बसेस हैं उनमें सिंपली मैं क्या करूंगा, पहली लोड बस है फॉर एग्जांपल बस 1 इज स्लैक बस, ये हमारी कन्वेंशन होती है, तो स्लैक बस के लिए हम ऑलरेडी वोल्टेज फाइंड होती है, तो स्लैक बस के लिए हम ये वोल्टेज फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बस फॉर एग्जांपल पहली बस स्लैक लोड बस हो गई, दूसरी बस हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक सर्किट था, ठीक है, एक नेटवर्क वाज देयर, द फर्स्ट बस दैट आई डिफाइंड स्लैक बस का लेबल मैंने किया बस 1, ठीक है, देन देयर वाज अनदर बस व्हिच इज लोड बस और उसको मैंने लेबल 2 कर दिया, दैट वाज लोड बस। लोड बस की इक्वेशन ये है I2, ठीक है, I2 1 निकालना है फॉर एग्जांपल, लोड बस की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, बस 2 जो है जो लोड बस है उसकी वोल्टेज क्या होगी 0, इसकी इनिशियल एस्टिमेट्स I1 I2 I3 I1 is already known because that is slack bus, तो I1 के लिए हम इक्वेशन भी नहीं लिखते हैं, बाकी स्लैक बस के अलावा ये इक्वेशंस हम लिखते हैं, स्लैक बस के अलावा बाकी जितनी भी बसेस हैं, ठीक है। सो बस 2 की जो वोल्टेज होगी वो हमारे पास क्या होगी I2 स्टार K, ठीक है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें बेसिकली बाकी जितनी बसेस की जो वोल्टेज है जिसको आपने इनिशियली एज्यूम किया है, स्लैक बस के लिए तो वोल्टेज मुझे पता है, बाकी बसेस के लिए जो इनिशियल गेस आपने लगाई वो जब यहाँ पे पुट करेंगे ये दोनों मुझे पता है, तो ये चीज क्या आ जाएगी,
ये मुझे जो है लोड बस 2 जो है उसकी वोल्टेज आ जाएगी K+1। ठीक है, एट केथ इटरेशन पे मुझे वो वैल्यूज पता थी, उसके बेस पे मैंने K+1 इटरेशन पे निकाला। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट बस की जो इक्वेशन जिसको मैंने सॉल्व करना है, वो इस तरह की इक्वेशन आई है V3 फॉर एग्जांपल। वो कौन सी बस है? दैट इज लोड, दैट इज रेगुलेटेड बस है जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड है। ठीक है, वो जो रेगुलेटेड बस है उसके लिए ये चीज तो मुझे पता है। क्या चीज मुझे पता है? ये रियल पावर जो उसमें जनरेटर इंजेक्ट कर रहा है बस 3 में, क्योंकि ये बस 3 जनरेटर की बस है, उसमें जो रियल पावर इंजेक्ट कर रहा है वो तो मुझे पता है, लेकिन ये रिएक्टिव पावर जो इंजेक्ट कर रहा है वो मुझे पता नहीं है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं? नहीं, जब तक मुझे रिएक्टिव पावर वो इंजेक्ट करता है वो मुझे पता ना चल जाए। लेकिन जनरेटर बस के लिए रिएक्टिव पावर जो है वो मैंने क्या किया है, वो तो डिफाइन ही नहीं किया, वो अननोन है। तो फिर मैं यहाँ पे रिएक्टिव पावर की वैल्यू में फिर यहाँ कहाँ से ले आऊंगा? ठीक है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। जनरेटर बसेस के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि केथ इटरेशन पे सारे बसेस की वोल्टेजेस मुझे क्या है पता है। उसके बेस पे मैं जो जनरेटर बस 3 जिसकी मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए मैं ये क्यू की वैल्यू जो कि मुझे पता नहीं है, स्केजुअल वैल्यू मुझे पता नहीं, उसने नहीं दिया, अननोन है। लेकिन अगर केथ इटरेशन पे वोल्टेजेस सारी बसेस की मुझे पता हो तो मैं उसको एस्टिमेट कर सकता हूं। इस बस की एक्चुअल वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन की मदद से उसकी जो रिएक्टिव पावर है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, एक एस्टिमेट है बेसिकली, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। यहां से पहले जो केथ इटरेशन पे जो वोल्टेजेस आई हैं उसके बेस पे मैं जनरेटर बस के लिए ये चीज मैं एस्टिमेट करूंगा और उस चीज को फिर मैं यहां पे पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं VIK+1 निकालूंगा जनरेटर बस के लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? लेट मी रिपीट इट अगेन। जनरेटर बस है, उसके लिए ये चीज तो मुझे पता है, जनरेटर बस की वोल्टेज निकालनी है। K+1 एट्रिशन पे जो उसकी वोल्टेज है इटरेशन पे, वो वोल्टेज मैंने निकालनी है। सारे बसेस की जो वोल्टेज है केथ इटरेशन पे वो मुझे पता है। ठीक है, अब जनरेटर बस है, उसकी वोल्टेज निकालनी है। जनरेटर बस है, फॉर एग्जांपल आई बस इज जनरेटर बस नाउ। ठीक है, बाकी सारे बसेस की वोल्टेजेस क्या है मुझे पता है, प्रीवियस इटरेशन पे जो वोल्टेजेस आई थी। अब इसकी जब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जब मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूं तो ये चीज भी जनरेटर बस के लिए मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन दिस थिंग इज नॉट डिफाइंड फॉर द जनरेटर बस। लोड बस के लिए मुझे मसला नहीं था, लोड बस में ये चीज भी पता थी, ये भी चीज भी पता थी। तो लोड बस के लिए जब मुझे प्रीवियस इटरेशन की सारी वैल्यूज जो लोड बस वोल्टेजेस अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसकी नेक्स्ट वैल्यू लोड बस की मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि ये भी पता है, ये भी पता है। ठीक है, लेकिन जनरेटर के साथ जो बस कनेक्टेड है जिसको रेगुलेटेड बस भी कहते हैं, जिसको PV बस भी कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। ठीक है, इसके लिए ये चीज मुझे पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बसेस के लिए ये VJK और IK और VJs ये सारे मुझे पता है। ठीक है, तो अब ये चीज अगर मुझे पता ना हो तो ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट एस्टिमेट नहीं कर सकता हूं। तो लेकिन इस चीज को फिर मैं कैसे निकालता हूं, बिकॉज सारे बसेस की वोल्टेजेस मुझे पता है, उनके बेस पे इस इक्वेशन में जब वो सारे बसेस की वोल्टेज में रखूंगा तो ये मेरे पास एक एस्टिमेट आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा? जो आई जनरेटर बस है, वोल्टेज रेगुलेटेड बस है, उसके लिए क्यू का एस्टिमेट आ जाएगी, क्योंकि क्यू स्केजुअल तो मुझे पता नहीं, तो ये क्यू का जो एस्टिमेट आएगा उसको फिर मैं यहाँ पुट करूंगा और उसके बेस पे फिर मैं जो जनरेटर बस है, ठीक है, जिसके लिए मैं वोल्टेज निकाल रहा हूं वो वोल्टेज मेरे पास आ जाएगी। इज इट क्लियर? डिड यू गेट माई पॉइंट? हेलो, इज जी देयर एनी सर। कंफ्यूजन? जी साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, यस सर। एहतशाम, यस सर। मोहम्मद। जी बेटा, आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा था? जी सर। पक्की बात है?
जी। बड़ी कमजोर सी जी कही आपने। हाँ, बताएंगे आपने हमने क्या की, क्या बात की थी मैंने? जी एहतशाम, आप बताएंगे बेटा। तलहा, मुस्तकीम, यस सर। जी समझ आई बेटा क्या क्या कहा था मैंने? सर वो हमने क्यू का एस्टिमेट निकाला था। गुड, क्यों निकाला था? सर वो हमें वो रेगुलेटेड जनरेटर की वो वेरी रिएक्टिव गुड, पावर वेरी पता गुड, नहीं थी वेरी सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो ये हमने तो जो रेगुलेटेड बस जो है उसके लिए फिर हमें ये एस्टिमेट करना पड़ेगा, और एस्टिमेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्योंकि क्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्यू आई, ठीक है। कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? तो ऑल द बसेस की वोल्टेजेस हमें पता है, ऑलरेडी हमने एस्टिमेट किया है, ठीक है, फॉर ए गिवन इटरेशन। तो उसके बेस पे फिर हम क्यू आई की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब ये इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल बी क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स द एक्चुअल value of q that will be delivered or that will be absorbed by the generator bus. इसको वोल्टेज रेगुलेटेड बस भी कहते हैं, पीवी बस भी कहते हैं, लेकिन जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है, जनरेटर बस नहीं कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल में मेरे नजर से नहीं गुजरी है। एनीवे, एक तो ये चीज हो गई। एक और चीज में थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों को बताऊं, इसमें थोड़ी सी इक्वेशन जो है ना, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है बेसिकली। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वाई आई आई स्मॉल है, वाई आई जे और वाई आई आई स्मॉल है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में, इस सारी टर्म को हमने क्या नाम दिया था? इस सारी टर्म को हमने नाम दिया था वाई बस। जब निकालते वक्त ये सारी जो टर्म थे, इसके समिशन, इस समिशन को हमने कैपिटल वाई आई आई का नाम दिया था, और ये स्मॉल वाई आई जे थे, उसको माइनस वाई आई जे स्मॉल को हमने कैपिटल वाई आई जे का नाम दिया था। तो जब इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को जब उस फॉर्म में लिखता हूं, तो बेसिकली व्हाट आई गेट इज, ऑफ कोर्स वोल्टेजेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो समिशन है, इस समिशन को कंप्लीटली, दिस समिशन रिप्लेस्ड बाय वाई आई आई, ठीक है। बस आई की जो सेल्फ एडमिटेंस है प्लस, और यहाँ पे चूंकि माइनस की टर्म थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली जो चीज है वाई आई जे यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये प्लस है, लेकिन कैपिटल वाई आई जे किसके बराबर है? ये माइनस वाई आई जे के बराबर है। तो इसको मैं जब रिप्लेस करूंगा, उसको कैपिटल वाई आई जे से जब मैं रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे फिर मैं एक माइनस साइन लिखूंगा। तो बेसिकली प्रीवियस इक्वेशंस को मैं इस इन टर्म्स ऑफ वाई आई आई और वाई आई जे, कैपिटल वाई आई आई और वाई आई जे के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये इस तरह की इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इसको मजीद अगर आपने समझना है, तो दोबारा आपको बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे निकालते थे, उसमें जो हमने नोटेशंस इस्तेमाल की थी, उसमें हमने सेल्फ एडमिटेंस और म्यूचुअल एडमिटेंस की बात की थी, इसमें ट्रांस एडमिटेंस की बात की थी। उन चीजों को थोड़ा सा एक मतलब फिर देख लें। अब हमने ये काम तो कर दिया, जैसा कि आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ भी आ गई, बड़ी अच्छी बात है। अब एक और मसला है। मसला ये है कि जो जनरेटर बस है, पीवी बस जो है, उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या है पता है। अगर जनरेटर कनेक्टेड है, तो जनरेटर बस जो है उसके लिए क्या चीज पता है हमें? उसका मैग्नीट्यूड पता है। जो वैल्यूज जो थी और मुख्तलिफ बसेस की जो एस्टिमेट्स थे, उस इस पे जनरेटर की के प्लस वन एस्टिमेट जब जनरेटर बस के लिए, ठीक है, तो इटरेशन के बाद जब मैं जनरेटर बस की वोल्टेज निकालता हूं, तो दिस वोल्टेज कुड बी डिफरेंट फ्रॉम
इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इसका, ये जो वोल्टेज आई इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका, ऑफ कोर्स ये वोल्टेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका फेज एंगल भी होगा और दूसरी क्या चीज होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, फेज एंगल तो जनरेटर बस के लिए क्या चीज है, फेज एंगल इज अननोन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज नोन टू अस। लेकिन यहां से जब जनरेटर बस वोल्टेज निकालते हैं तो वो हमें एंगल भी देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स, मैं लिखता हूं इन टर्म्स x प्लस jy, इसका जवाब आएगा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, j प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट और उसके साथ टेंजेंट इनवर्स y डिवाइड बाय x, उस तरीके से इस तो मैं रिटेन करूं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं थ्रो करूं और वो जो एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड मेरे पास पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको मैं वहां पे रख दूं। ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स मोर क्लोजर। फेस की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं थी, यहां से उसने फेस की एक अच्छी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन यहां से जो मैं एस्टिमेट करूंगा मैग्नीट्यूड, उसके मुकाबले में ऑलरेडी मेरे पास उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड मुझे पता है। तो जब एक्चुअल मैग्नीट्यूड मुझे पता हो तो जाहिर है कि जो एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड है विच इज नॉट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल मैग्नीट्यूड, उसका तो मुझे कोई फायदा नहीं है। आई शुड थ्रो दैट मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन थ्रो करने का भी एक तरीका है, वो कैसे करेंगे? ठीक है, वी आई के प्लस 1 जो है, ठीक है, हमने हमने ऑफ कोर्स फेज की इंफॉर्मेशन को तो हमने रिटेन करनी है एस्टिमेशन में, क्योंकि फेज हमें पता नहीं है। तो उसको थ्रो करने का तरीका ये है कि इसका आप ले ले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका रियल पार्ट वी आई, ये बस है, फॉर एग्जांपल जनरेटर बस है, उसके लिए मैंने उसकी वोल्टेज को मैंने के प्लस 1 इटरेशन पे उसकी वोल्टेज मैंने निकाली। ठीक है, अब इस वोल्टेज के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा ऑफ कोर्स, इसको मैं डिकम्पोज करूं, एक रियल पार्ट होगा एस्टिमेट, यहां से जब मैं एस्टिमेट करूंगा तो इसका एक रियल पार्ट होगा और इसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट फॉर एग्जांपल ई आई के प्लस 1 है और इमेजिनरी पार्ट एफ आई के प्लस 1 है। इज इट क्लियर? लेट अस अज्यूम दैट इसके दो पार्ट्स आ गए, एक रियल पार्ट आ गया, एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। ऑफ कोर्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का अंडर रूट करें तो ये मैग्नीट्यूड आएगा, इसका वी आई के का मैग्नीट्यूड आएगा, which will be of course different from the actual। ये स्पेसिफाई किया पहले से, हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन गेस पे, एस्टिमेट्स पे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज की मदद से जब इसकी वी आई की वैल्यू निकालेंगे तो फेज एंगल भी आएगा। यहाँ पे फेज एंगल पता नहीं था, फेज एंगल भी आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा। फेज एंगल तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने उस मैग्नीट्यूड को दोबारा ये मैग्नीट्यूड लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है, इसमें फिर मैं ये करता हूं, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लिखता हूं। लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, इसका जो है इसको ऑफ कोर्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मैं रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके अंडर रूट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, नॉट इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको तो हम रिटेन रखते हैं, लेकिन इसका जो रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट को हम थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, क्योंकि फेस की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसके इमेजिनरी पार्ट को रिटेन करते हैं और रियल पार्ट को हम थ्रो करते हैं, लेकिन रियल पार्ट को फिर हम एस्टिमेट करते हैं, हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके। ठीक है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट था, इसका इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास ये है, लेकिन इसके रियल पार्ट को मैं एज्यूम, इसका जो एक्चुअल रियल पार्ट आया था उसको मैंने थ्रो कर दिया और मैंने एज्यूम किया कि इसका रियल पार्ट है ई आई के प्लस 1 है। ठीक है, और ये एक अननोन है। अब मैं ये करता हूं ई आई के प्लस 1 स्क्वायर
प्लस एफ आई के प्लस 1 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। यानी आप ये समझ लें कि ये जो है इसका जो रियल पार्ट है, एक रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर जो है वी आई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसके बेस पे फिर मैं क्या करता हूं, इसका चूंकि यहां पे ये वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, ठीक है, तो इसके बेस पे फिर मैं यहां से क्या निकालता हूं, यहां से फिर मैं इसका रियल पार्ट निकालता हूं, ठीक है। तो रियल पार्ट किसके बराबर आ जाएगा, वी आई स्क्वायर माइनस एफ आई के प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये वाली जो वैल्यू आएगी, अब एस्टिमेट से ये आई थी, लेकिन जब इस तरीके से मैं ई आई के को इसका इमेजिनरी पार्ट को तो मैंने रखा अपने पास, लेकिन इसका ई आई के को मैंने इस इक्वेशन की मदद से निकाला, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं फिर रिप्लेस करता हूं किससे, ई आई के जो इस तरीके से निकाला उसका रियल पार्ट ये होगा, वी आई के प्लस 1 का रियल पार्ट यहां से आएगा और वी आई के प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये आ जाएगा और इसका कोई फेज एंगल आएगा, ठीक है। सो उस तरीके से जब मैं इस वी आई के प्लस 1 को मैं लिखता हूं, ठीक है, तो वो फिर दैट विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वी आई के प्लस 1 कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। वी आई जो आई बस है, जनरेटर बस है, इसके लिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड मुझे पता है, लेकिन इसका फेज एंगल मुझे पता नहीं है। जब मैं यहां से मैं एस्टिमेट करता हूं इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है, तो वी आई के प्लस 1 में एस्टिमेट करता हूं, तो उसका जो जवाब आता है उसका मैग्नीट्यूड could be different from the actual magnitude which I already know, ठीक है। यहां से एस्टिमेट करूंगा तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वोल्टेज का वो डिफरेंट होगा जो मैंने एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो इसके लिए मुझे पता है, क्योंकि एक एस्टिमेट है ना, गेस, डिफरेंट वोल्टेज को हमने इनिशियल गेस लगाया था, उसके बेस पे फिर मैंने ये चीज निकाली, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल मैग्नीट्यूड से कम, एक्चुअल मैग्नीट्यूड से क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि एक्चुअल मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो ये जो k प्लस 1 पे इसकी वैल्यू आई है, उसमें फिर एक्चुअल मैग्नीट्यूड की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी तरीके से इसका जो जवाब आया है उसमें मैं इनकॉर्पोरेट करता हूं, ताकि ये जो आयत बस जो है उसकी k प्लस 1 वैल्यू जो है वो मुझे मेरे पास एक बेहतर वैल्यू आ जाए, क्योंकि इसकी कुछ इंफॉर्मेशन, ये जो वैल्यू मैंने एस्टिमेट की उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मुझे पता है, ठीक है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या करता हूं, वो मैग्नीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन को एक मतलब पहले तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद वो मैग्नीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा, ताकि इसकी वी आई के प्लस 1 की एक बेहतर जो है ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या ये करूंगा कि यहां से जो मैंने एस्टिमेट किया है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हिस्सों में तकसीम करूंगा, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट तो अपने पास रखूंगा लेकिन रियल पार्ट को मैं डिस्कार्ड करूंगा, और उसके बाद रियल पार्ट को मैं एक वेरिएबल रखूंगा बेसिकली, ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक है। वो वेरिएबल प्लस इमेजिनरी पार्ट, उस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो फिर मैंने यहां पे बेसिकली मैं इस जो नॉन वैल्यू थी उसको मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करता हूं, मैंने ये किया, यहां से जो एस्टिमेट आया था उसके इमेजिनरी पार्ट को तो मैंने अपने पास रखा, लेकिन इसका जो रियल पार्ट है उसको मैंने डिस्कार्ड किया, उसकी जगह रियल पार्ट की जगह मैंने एज्यूम किया रियल पार्ट इज ई आई के प्लस 1 है, ठीक है, एज्यूम किया एक अननोन है, तो फिर मैंने ये किया कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे पता थी, इसको मैंने यहां पे रख दिया। तो बेसिकली प्रीवियस इसकी जो जवाब आया था उसमें मैंने क्या किया, इसके जो नॉन वैल्यू थे उसको किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया। यहां से जब जो इमेजिनरी पार्ट मेरे पास आएगा तो फिर इसको वी आई के प्लस 1 को मैं कैसे लिखूंगा, जो रियल पार्ट यहां से जो मैंने निकाला है वो होगा, ठीक है, यहां से जो मैंने निकाला है वो ले लूंगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी इसके लिए जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया था इन वैल्यूज की मदद से, इसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट किया था वो ले लूंगा, लेकिन इसके लिए रियल पार्ट जो है
वो कौन सा ले लूंगा, वो रियल पार्ट यहां से ये वाला जो मैंने निकाला ये ले लूंगा, क्योंकि इस रियल पार्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन भी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब जब ये रियल पार्ट लेके जब मैं दोबारा वी आई के प्लस वन, ई आई के प्लस वन प्लस एफ आई के प्लस वन, जब ये दोनों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा करके, फिर मैं ये एस्टिमेट जो है के प्लस वन एस्टिमेट जो आई बस का ये मैं लिखूंगा। इसका फायदा क्या होगा, अब इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो इसके बराबर होगा, वी आई के बराबर होगा, और इसका एक फेज एंगल होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉस सेडल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये दो चीजें हैं, एक तो क्यों स्केड्यूल पता नहीं होता है, और जनरेटर बस के लिए हमारे पास एक पार्शियल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो उस पार्शियल इंफॉर्मेशन की मदद से वी आई के प्लस वन पे जो हम, ठीक है, उसके वैल्यू को हम इंप्रूव करते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर, ठीक है, और उससे जो हम वी आई के प्लस वन को जब हम फाइंड करेंगे तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट, मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वी आई, जो आयत बस की जो वोल्टेज है उसके ज्यादा करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं आप में से किसी से पूछता हूं, आप लोगों को समझ भी आई है या नहीं आई है? जी जीशान बेटा आप बताएंगे? वो तो मेरे ख्याल में गायब हो गया है। जी हसन, हेलो हेलो, जिसको पता नहीं वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जी मुस्तकीम, जी सर। ये समझ आई है मैंने क्या बात की? जी सर समझ आ रही है। क्या बात की थी? सर वो हमें वोल्टेज मैग्नीट्यूड पता था, तो हमने जो वोल्टेज का एस्टीमेट निकाला है उसका हम इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे और उससे हम उसका रियल पार्ट निकाल लेंगे, और उससे फिर अगली एस्टीमेट्स हम वो कैलकुलेट उससे करेंगे। उसके एस्टिमेट को इंप्रूव करेंगे। जी वो सर। के प्लस वन एस्टिमेट जो है ना उसको बेहतर करेंगे। कैसे करेंगे? इमेजिनरी पार्ट तो रखेंगे लेकिन रियल पार्ट अपनी तरफ से लेंगे, और रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर होगा? वो बस की सर वोल्टेज के यस बराबर सर। होगा। ऑलरेडी हमें पता है, तो वहां से हमारे पास एक रियल पार्ट की एक एस्टिमेट आएगी। उसके बेस पे जब हम वी आई के प्लस वन को मॉडिफाई करेंगे तो वो वाली वैल्यू जो होगी वो ज्यादा बेहतर वैल्यू होगी के जो आयत बस है उसकी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसमें एक एक ये सारा काम तो हमने कर दिया, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, एक एक दो प्रॉब्लम्स आप करेंगे तो आपको बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। और रिमेंबर दैट इसमें से एक दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में ये जरूर इस चैप्टर में से आते हैं, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से, ये दो प्रोसीजर्स हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। एक तो ये बात हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसेंस ऑफ द, अब तक जो हमने पढ़ा है सारी चीजें यहाँ पे लोड फ्लो स्टडीज के लिए बेसिकली हमने वो सारी चीजें इससे पहले स्टडी की थी, मॉडल्स बनाए थे, वो मॉडल्स बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, सबसे पहले इटरेशन आप शुरू करते हैं तो आपको क्या चीज चाहिए इस इक्वेशन में? मसलन फर्स्ट इटरेशन पे इसकी जो वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 0, तो ये v1 निकालना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, vj जीरोज, सारे बसेस के लिए v0 की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इसमें जो सुपरस्क्रिप्ट 0 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो फिर हमारे पास कहां से आएगा? तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिशियल वैल्यू ही डिफाइन करती है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, कितना फास्ट कन्वर्ज करेगा। जितना आप एक्चुअल वैल्यूज के ज्यादा करीब होंगे उतना हमारा एल्गोरिदम फास्ट कन्वर्ज करेगा, जितना दूर होंगे इतना स्लो होगा, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू विल डाइवर्ज। ठीक है, या किसी और सॉल्यूशन पे, नॉन लीनियर इक्वेशंस है तो किसी और सॉल्यूशन पे आप कन्वर्ज करें। ठीक है, तो इसके लिए जो इनिशियल गेस है वो हम कहां से ले लें? तो इट्स वेरी सिंपल, ये देखें, हो ये रहा है क्योंकि जब हम पावर सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं, पावर ग्रिड की हम बात करते हैं,
तो ग्रिड में इफ यू रिमेंबर जो वोल्टेजेस होती हैं, मसलन अगर पर यूनिट सिस्टम में अगर हम लिखते हैं वोल्टेजेस, ठीक है, तो उसमें कोई ये आप समझ लें कि कोई ये 1 पर यूनिट, फॉर एग्जांपल अगर जनरेटर की जो वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट है, तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो होगी वो उसमें से कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है। जितनी भी वोल्टेजेस हैं वो पर यूनिट में अगर हम देखें तो इट कुड बी 0.95 और 1.05 इसके दरमियान में कहीं होंगी। तो इनिशियल ये सारी जो बस वोल्टेजेस हैं, तो इसके दरमियान में आपने कोई वैल्यू चूज करनी है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि रादर देन चूजिंग बिटवीन 0.95 और 0.15 के दरमियान हम चूज करते हैं 1 चूज करते हैं, ठीक है। 1 आपके पास एक अच्छा एस्टिमेट है, जो इनिशियल वैल्यूज हैं V1 है, बस 2 है, फॉर एग्जांपल V2 के लिए 1 + j0, V3 जो है बस 3 है उसके लिए 1 + j0, V4 जो बस है उसके लिए 1 + j0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो सो इनिशियल एस्टिमेट्स हम क्या लेंगे बसेस के लिए, वो फिर हम लेंगे उसकी जो जीरो वैल्यूज जो हैं, जो इनिशियल एस्टिमेट जो है, ठीक है, दोज विल बी इक्वल टू 1 + j0, क्योंकि ये सारी जो वोल्टेजेस है ये आप समझ लें कि पर यूनिट में अगर हम देखें सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, अगर सेंडिंग एंड की वोल्टेज 1 है तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज पर यूनिट में मे बी 0.97, मे बी 0.8, मे बी 0.95, ठीक है, या 0.99, ठीक है। तो इसलिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि सारे बसेस की वोल्टेजेस जो हैं वो इनिशियल एस्टिमेट्स दे आर इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? So next, once we get हमारे पास जब वोल्टेजेस आएंगी, मसलन इस बस की वोल्टेज ऑलरेडी नोन है, इस बस की वोल्टेज ऑलरेडी नोन है, इस बस की वोल्टेज ऑलरेडी नोन है, क्या मैं डिटरमिन कर सकता हूँ? देखें पावर फ्लो स्टडीज की लास्ट टाइम भी हमने बात की, इसका जो दूसरा सर्किट था इसमें बेसिकली हमने कैलकुलेट किया है बाकायदा हाउ मच रियल पावर दिस जनरेटर delivers, how much reactive power this generator delivers or absorbs, how much real power this generator delivers, how much reactive power this generator delivers or absorbs, how much real and reactive powers these load buses they deliver, ठीक है। और इंडिविजुअल बसेस में देख रहे हैं कि ये लॉसेस है, बेसिकली ये एक्टिव पावर का लॉस है, ये रिएक्टिव पावर है एब्जॉर्ब्ड बाय द बस, ये यहाँ से सेंड किया है, यहाँ इस ट्रांसमिशन लाइन में से ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फ्लो है, और ये रिसीविंग एंड पे हम हासिल कर रहे हैं एक्टिव पावर थ्रू। तो यहाँ से पता चलता है कि इस लोड को फुलफिल करने के लिए कुछ पावर इस जनरेटर से थ्रू दिस बस आ रही है और कुछ पावर फिर इस जनरेटर में थ्रू दिस बस आ रही है। इज इट क्लियर? तो ये चीज भी हमने अभी इस स्टेज पे हमने गॉस सेडल मेथड बेसिकली हमें क्या देगा, इस बस की वोल्टेज अननोन थी वो देगा, इस बस की वोल्टेज अननोन थी आप समझ लें वो देगा, इसकी चूंकि फेज एंगल अननोन था। तो जब सारे बसेस की वोल्टेजेस मुझे पता चल जाएंगी, then it's very simple to determine how much real power and reactive power this generator will deliver, ठीक है, और इसमें से कितना यहाँ से फ्लो करेगा और कितने यहाँ पे लॉसेस होंगे। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास बस वोल्टेजेस पता हो? तो इट्स वेरी सिंपल। देखें ये हमारे पास बस आई है और ये हमारे पास बस जे है। एक और चीज मैं दोबारा यहाँ पे आप लोगों को बताना मैं भूल गया था, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जब इक्वेशन हम लिखते हैं इसमें आई के बारे में हमने ये कहा ये बस की तरफ जा रही है, ये इक्वेशन लिखते वक्त द आई इज गोइंग टुवर्ड्स द बस, जो बस में इंजेक्ट हो रही है, और ये करंट्स कौन सी हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द बस। लेकिन लोड बस को जब हम डिफाइन करते हैं तो लोड बस में हम ये कहते हैं कि ये पावर इज, ये वाली जो पावर है आई एंड जे, पी क्यू एंड पी आई एंड पी क्यू, ये बेसिकली बस को डिलीवर हो रही है, बस की तरफ जा रही, ये पावर बस को गई है, पी आई जो बस में इंजेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो पावर्स हैं ये बेसिकली बस से अवे जा रही हैं। इस इक्वेशन को लिखते वक्त हमने क्या कहा था, आई बस की तरफ जा रही है, ठीक है, आई बस की तरफ जा रही है इस इक्वेशन को लिखते वक्त, ठीक है। लेकिन एक्चुअली लोड बस की अगर हम बात करें तो लोड बस में करंट क्या कर रही, अवे जाती है।
ठीक है, बिकॉज हमने पी आई के बारे में भी कहा अवे जा रही और क्यू आई के बारे में भी हमने कहा अवे जा रही, लेकिन ये इक्वेशन लिखते वक्त हमने कहा था आई आई इज गोइंग टुवर्ड्स द बस। ठीक है, जब हम उसके लिए लिखेंगे, लोड बस के लिए लिखेंगे, तो हमारी यही अज्यूम होगी कि लोड से जो करंट है वो कहाँ आ रही है, वो लोड बस से बस की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोड बस के लिए, लेकिन एक्चुअल ये इक्वेशन लिखते वक्त हम तो ये बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल करंट उसमें क्या कर रही है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द बस। ठीक है, तो इसमें फिर हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे। आई का मतलब, ये आई का मतलब है बस की तरफ जा रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखूंगा तो इसका मतलब है बस से अवे जा रही है। तो इसका मतलब है चूंकि रियल पावर और रिएक्टिव पावर बस से अवे जा रहे हैं, पी आई प्लस क्यू आई, जो हमने कहा कि पी आई बस से अवे जा रहा है लोड बस से, और क्यू आई लोड बस से अवे जा रहा है। लेकिन ये इक्वेशन लिखते वक्त हमने आई आई का मतलब ये कि बस की तरफ आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लोड बस के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाला जो माइनस, ये माइनस के साथ होगा और ये प्लस के साथ होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने जहन में रखना है। ठीक है, जब ये सारी बसेस, जब ये सारी वोल्टेज आपको पता चल गई, जब सारी वोल्टेजेस आपको पता चल गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो स्लैक बस है वो कितनी पावर डिलीवर करेगी, रियल पावर कितनी डिलीवर करेगी और रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर या एब्जॉर्ब करेगी, ये सारी एक मतलब जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं, आप नंबर ऑफ इटरेशंस आपने फिक्स की हैं, गिवन एक्यूरेसी लेवल तक आपने इटरेशंस की, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया, वहां पे आपके पास सारे बसेस की वोल्टेजेस आ गई। अब आपने देखना है कि आपकी जो स्लैक बस है वो कितनी रियल पावर दे रही है, तो बेसिकली उन बसेस की वोल्टेजेस को इस इक्वेशन पे रखेंगे तो आपके पास स्लैक बस की पावर आ जाएगी। इसी तरीके से स्लैक बस कितनी रिएक्टिव पावर दे रही, इसमें पुट करेंगे तो स्लैक बस की रिएक्टिव पावर आ जाएगी। जनरेटर बस है उसके लिए तो रियल पावर ऑलरेडी हमें पता है, तो जनरेटर की स्लैक जो रिएक्टिव पावर कहां से आएगी वो हमें पता नहीं थी, क्योंकि हमने जब एल्गोरिदम को कंप्लीट किया, सारी जब एक खास लेवल तक हमने आंसर, हमें एक्यूरेट आंसर मिल गया, उसके बाद फिर हम उन वैल्यूज को, बसेस की वोल्टेज को हम यहाँ पे रखेंगे, तो फिर हमारे पास ये क्या चीज आ जाएगी, ये हमारे पास जनरेटर जो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, एक्चुअल रिएक्टिव पावर जो जनरेटर डिलीवर करेगा वो भी हमारे पास एस्टिमेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, एल्गोरिदम को इटरेशंस जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगी, तो इन इक्वेशंस की मदद से मैं ये जो रियल पावर है, ये जो रिएक्टिव पावर है ये जनरेटर डिलीवर कर रहा है वो भी मेरे पास आ जाएगी, ये वाली पावर जो डिलीवर कर रहा है, ये पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है वो भी मेरे पास आ जाएगी। लेकिन ये फिर मैं कैसे एस्टिमेट करूं कि इस बस में से कितनी पावर जा रही, इस बस में से कितनी पावर जा रही है, इसमें कितने लॉसेस हैं, ये मैं कैसे एस्टिमेट करूं। ठीक है, तो ये एस्टिमेट करने का भी बड़ा आसान तरीका है। वो क्या है, अगर मुझे इस बस में जो करंट जा रही है वो अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है, इस बस में जो करंट जा रही वो मुझे पता हो, और इस बस की अगर वोल्टेज मुझे पता हो, तो V इंटू आई स्टार करूंगा तो इस बस में जो करंट, इस बस की जो पावर है जो इस बस में इंजेक्ट हो रही वो मेरे पास आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे करंट, आपको याद हो कि दूसरे या तीसरे चैप्टर में हमने किया था, अगर मैं ये करंट इस तरफ जा रही है और इस बस की वोल्टेज भी मुझे पता है, जो करंट इसमें इंजेक्ट हो रही है इस बस में उसको भी पता हो, तो V इंटू आई स्टार करूं तो जो पावर इसमें जा रही है, रियल एंड रिएक्टिव पावर, वो मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद आपको याद हो प्रीवियस उसमें हमने क्या किया था, यहां से जो करंट इंजेक्ट किया, यहां से जो करंट इंजेक्ट किया, उन दोनों का सम लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, व्हाट वी गेट इज, वी गेट द लाइन लॉसेस, इस लाइन में जो लॉसेस हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो वो हम फिर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल, आई जे, बस आई, ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, वाई आई जे उसकी एडमिटेंस है, देन वाई आई जीरो और वाई जे जीरो जो यहाँ पे उसके साथ रेफरेंस बस के साथ जो लगी है एडमिटेंसेस वो है, तो वाई आई जे, ठीक है, यहाँ से जो करंट जा रही है बेसिकली इस बस में जो पावर आ रही है, इस बस में इंजेक्ट हो रही है, वो किसके बराबर है, वी आई इंटू आई जे स्टार। ठीक है, और इस बस से अगर मैं कहूं कि ये करंट अंदर जा रही है, तो इस बस से जो पावर जो इस बस में आ रही है, ऑफ कोर्स इस बस में जो पावर है कुछ पोर्शन यहाँ पे जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ पे जाएगा। इस बस में जो पावर जा रही है वो किसके बराबर है,
आई वी जे मल्टीप्लाइड बाय आई जे आई स्टार के बराबर होगी। ठीक है, सो ये वाली इस प्रीवियस फिगर दोबारा मैंने रिपीट की यहाँ पे, आई जे करंट जो आई जे इस बस में जो करंट आ रही वो किसके बराबर है, आई एल, जो इस लाइन में से, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पावर लॉसेस इन दिस लाइन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में जो आई जे जो है इसमें जो पावर जा रही है वो किसके बराबर है, दैट इज आई एल प्लस करंट जो है, आई एल प्लस आई आई ये वाली करंट, इन दोनों का सम इसके बराबर है। और इसकी इक्वेशन ऑलरेडी मुझे पता है, वाई आई जे मल्टीप्लाइड बाई वी आई माइनस वी जे करूंगा तो यहां से जो ये वाली करंट आ जाएगी, वाई आई जीरो वी आई करूंगा इस बस, तो फिर हमारे पास ये वाली करंट आएगी। सिमिलरली आई जे आई, यहां से जो अंदर की तरफ करंट, आपने एज्यूम किया कि इस बस से भी अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो आई जे, फिर ये करंट की डायरेक्शन आपने ये एज्यूम की है, तो जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस आई एल लिखेंगे, माइनस आई एल प्लस दिस करंट, फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। एस आई जे किसके बराबर हो गई, एस आई जे इज नथिंग बट वी आई, इसमें इस बस में जो पावर अंदर की तरफ, इस बस में जो पावर जा रही है, वी आई 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 जे स्टार, और एस जे आई किसके बराबर होगा, इस बस में जो रियल एंड रिएक्टिव पावर जो इसमें इंजेक्ट हो रहे हैं, एस आई जे कम्प्लेक्स पावर, इस बस की जो कम्प्लेक्स पावर है दैट इज वी जे इंटू आई जे आई स्टार जे आई, और इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो इस लाइन में जो लॉसेस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डू सम एग्जांपल्स, तो वहां से फिर आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन उसको जरा देख लें ताकि नेक्स्ट टाइम हम एग्जांपल्स कर लें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चंस? फिर सारे आ गए? ओके बेटा। हेलो तैमूर।